अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन टू माय प्रोग्राम। और हमेशा की तरह कोशिश यही है कि आपके साथ प्रोडक्टिव कंटेंट, गाइडलाइंस, इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि हमारे मुल्क में, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, 1 नंबर कम और 2 नंबर काम बहुत ज़्यादा है। उसकी कोताही कुछ हद तक स्टेट की है कि वो यहाँ पर चेक नहीं करते लीगल और इलीगल जो प्रैक्टिसेस होती हैं। इमिग्रेशन पर बात हो रही थी। आमिर इस्माइल साहब CEO हैं आमिर इस्माइल एंड एसोसिएट्स के, कैनेडियन बेस्ड लाइसेंस कंसल्टेंसी अपना ऑफिस चलाते हैं। अच्छी बात यह है कि जिस तरह आमिर ने मुझे बताया था कि ये ख़ुद टोरंटो में ज़्यादा इनका मतलब ऑफिस पर होते हैं और यहाँ पर उनका स्टाफ है जो अपने क्लाइंट्स की जो भी क्वायरीज़ होती है या जो भी डिटेल्स होती हैं वो आमिर कनाडा टोरंटो में बैठकर लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सही इंसान के पास पहुंचने से पहले बहुत हद तक धोखे खा जाते हैं। आज हम आमिर इस्माइल से बात करेंगे इमिग्रेशन की, सिटीज़नशिप की, और बहुत सारी ऐसी लीगल क्वायरीज़ हैं मेरी जो मैं आमिर से जानना चाहूँगी आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। हम आपको कहीं जाने नहीं दूँगी, इसलिए कि बहुत दुख होता है जब मैंने लोगों को वो जो न्यूज़ अपडेट्स में देखती हूँ कि हम लौट गए, परेशान हो गए। लेकिन मज़े की बात ये है कि ना उन लोगों को जेल होती है जिन्होंने ये फ्रॉड किया होता है, ना उनको कोई पनिश होता है, और कुछ अर्से के बाद वो दोबारा काम कर रहे होते हैं। हाँ, और इसमें अलमिया यही है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, कि वो लिबादा भी ओढ़ लेते हैं लाइसेंस होने का, लेकिन अगर वो ना भी ओढ़ें लिबादा तो भी, क्योंकि यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करके और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ कोलैबोरेट करके आइडेंटिफाई करना चाहिए। और इंडिया ने किया है ये काम, और वहाँ पर लाइसेंस याफ्ता कनाडा से जो लोग हैं, कैनेडियंस हैं, और अपना अगर लोकली ऑफिस चलाते हैं तो वो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं इंडिया में। तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है, और लोगों की काफ़ी सारी जमा पूंजी साल की वो बच सकती है। सुहाने ख्वाबों के चक्कर में वो लुट जाते हैं और फिर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता है। अच्छा आमिर, ये भी बताएं कि अक्सर जो हमारा यूथ होता है ना, तो उन्हें से बाहर जाना होता है, लेकिन बाहर जाकर वहाँ पर ज़्यादा हार्डशिप है, वहाँ पे ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल है एक हद तक, उसके बाद आप सेटल डाउन हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जाते ज़रूर हैं लेकिन फ्रस्ट्रेटेड होकर वापस आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे अवामिल हैं, जैसे कि एज एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो स्टूडेंट्स हैं, यंगर एप्लीकेंट्स हैं और स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। वो जाके पढ़ाई करते हैं, उसके बाद सेटल डाउन होते हैं, तो एम्प्लॉयर्स भी उनको लेना चाहता है, क्योंकि कैनेडियन एजुकेशन है, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो बहुत अच्छे मुनासिब इमिग्रेंट भी साबित होते हैं। कुछ लोग जो यहाँ से जाते हैं और बड़ी अच्छी एक पोजीशन पे आने के बाद जाते हैं, तो उनकी तवक्को जो होती है वो ये होती है कि हम शायद इसी पोजीशन से स्टार्ट ले लेंगे कनाडा जा कर के। अब कुछ प्रोफेशंस में रेगुलेशन है, बल्कि बेशतर प्रोफेशन है, इंक्लूडिंग माय प्रोफेशन, जहाँ भी ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व हैं, रेगुलेशन है, लाइसेंसिंग है, एजुकेशन का मेयार है, और इवन अगर वो रेगुलेटेड नहीं भी है प्रोफेशन, जैसे बैंकर्स हैं, वहाँ पे कोई लाइसेंसिंग नहीं चाहिए, लेकिन एक ख़ास मेयार मौजूद है। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको कभी कभार स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। You have to start from a lower rung of the ladder as well. You have to compromise. तो बहुत सारे लोग, ज़रूरी नहीं कि यहाँ जो कॉलर जॉब्स हैं आपके पास, वहाँ स्टार्ट में आपको वो मिले। और अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आपके पास प्लान बिल्कुल वाजे है कि मुझे फ़र्ज़ किया अपने प्रोफेशन में वर्क करने के लिए ये स्टेप्स लेने हैं, और आप वो लेते हैं जाकर के, कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन स्काई इज़ द लिमिट इन दैट कंट्री। सही। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अब आप पर ही आता है कि जब आपने ये सोचा, क्योंकि 1991 में आपके फादर ने इसकी बुनियाद डाली थी, लेकिन लेटर ऑन आप कनाडा गए और आपने अपनी इसी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे बेस बनाई। तो मुझे बताइए कि जब आप गए थे तो जो चीज़ आपने सोची हुई थी वो मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ हुई, या फिर आपको वर्कआउट करना पड़ा, हार्डशिप्स आपने फेस की? मतलब इतना आसान था वहाँ पे? नहीं, आसान कतई नहीं होता, इसलिए कि पहले तो मेरा तो क्योंकि काम ही शुरू से इमिग्रेशन का, उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता, हमने सिर्फ यही किया है। कैनेडियन गवर्नमेंट को आपने बिजनेस वीज़ा के तौर पर अप्लाई किया था, मतलब आप अपनी थोड़ी सी वो हिस्ट्री बताएं ना। इसमें ये ना कि 2-3 तरीक़ों से मैंने आप लास्ट प्रोग्राम में बताया था आपको कि स्किल वर्कर, बिजनेसमैन हजरात जाते हैं, तो मैं क्योंकि प्रोफेशनल था, मास्टर्स किया हुआ है, पहुंच गए वहाँ पर।
पहुंचने के बाद क्योंकि रेगुलेशन बाद में इंट्रोड्यूस भी हुआ कि आप लाइसेंसिंग करें और तालीम लेनी होती है आपको इस फील्ड में, तो मैंने ली। तो यकीनन जब मैं तालीम ले रहा था इमिग्रेशन लॉ की, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दे रहा था, फिर आपके साथ बच्चे भी होते हैं, आपको और सारी चीज़ें एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, पैसे लेके जाते हैं आप साथ में, तो आपको और जाते यूं हैं, हाँ जाते हैं बहुत तेज़ी से जाते हैं। हैं तो जो टीदिंग इफेक्ट है, जो कि जैसे कभी कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जब दांत निकल रहे होते हैं तो काफ़ी दर्द होता है, लेकिन एक दफ़ा जब निकल जाते हैं तो फिर वो सबको काटता है। तो इसी तरह इमिग्रेंट्स भी जाते हैं, उनको तकलीफ होती है, लेकिन उनको साबित कदम रहना होता है। और ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ, हमने काफ़ी मुश्किलात झेली। कल्चरल इफेक्ट भी होता है, शौक भी होता है कि हम कहाँ आ गए हैं, ठीक है। ख़रीदारी के वक्त इवन आप अपना कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो आप कहते हैं ये तो इतने डॉलर की है, फिर आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप यूज्ड टू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। एंड वेदर कभी आपको पसंद नहीं आता, सर्दी बहुत हो रही है, फिर इंसान की बॉडी ऐसी है कि अडाप्ट हो जाती है ऐसे ऐसे। और कितना अर्सा लगा आपको उस बेस को, मतलब अपने आप को वहाँ पर रिकॉग्नाइज करने में? हाँ, तो बेसिकली व्हेन आई वेंट देयर तो आई हैड टू डू द डिग्री प्रोग्राम इन इमिग्रेशन, फिर लाइसेंसिंग वगैरह। फादर आपके यहाँ पर थे? फादर और एक ऑफिस वहाँ आपने बेस बना? बिल्कुल, हमारा किंग स्ट्रीट पे ऑफिस है डाउनटाउन में। तो मुझे तो लगे तकरीबन 2-2.5 साल के अंदर सेटल डाउन होने में, लेकिन डिपेंड करता है आप किस प्रोफेशन में है। बहुत से लोगों को इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि उनको लाइसेंसिंग नहीं करनी है, खाली उनको शायद क्वालिफिकेशन बेहतर करनी है। आईटी वाले हमारे हजरात जाते हैं, उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन से काम चल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को वगैरह। तो ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत वक्त लगे सेटल डाउन होने में या जॉब मिलने में। आप यहाँ से स्पेड वर्क करके जाएँ, आपके पास प्लान होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अंग्रेज़ी आपकी अच्छी है, उसको मज़ीद इम्प्रूव करके जाएँ। छोटी छोटी बातें, सॉफ्ट स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप क्वालिफाइड बहुत हैं, बात करने में आपको दिक्कत है, अंग्रेज़ी में इश्यूज़ हैं, आप वहाँ जाएंगे आपको यकीनन दिक्कत होगी, इवन आम नॉर्मल जॉब्स करने में भी। तो यस, लोग जिनका प्लान होता है वो प्रॉपर तरीके से जाते हैं, डेड एंड जॉब्स में नहीं चले जाते शुरू में, वो अपना पढ़ाई कर लेते हैं। कभी कभार मस्ट है ना? हाँ बिल्कुल मस्ट है। लाइसेंस ही नहीं मिलता, लाइसेंस ही नहीं मिलता। तो ये तमाम इवन हेयर ड्रेसर्स को लाइसेंस चाहिए, अप्रेंटिस चाहिए, आपको बाल किसी के काटने पेंटर को चाहिए। एग्जैक्टली। और वहाँ पे पेनल्टीज फिर इतनी स्ट्रांग लगती हैं कि लोग इस चीज़ को मतलब फॉलो करते हैं कि वरना तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। जब स्टैंडर्ड है और मुश्किलात होती है, इवन आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने में तो कभी कभार दिक्कत हो जाती है कि वहाँ पे मेयार है तो आप चाहते हैं कि फ़ौरन मिल जाए एक्साइटमेंट में, वो आपको एक दफ़ा फेल किया, 2 मरतबा किया, 3, लेकिन क्या ऐसा होता है कि लोग क्विट कर देते हैं, वो लोग अटेम्प्ट करके आखिरकार ले ही लेते हैं ना। सही। आप अपनी साबित कदमी रखिए और फोकस वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपसे बात की थी कि अब द वर्ल्ड हैज़ बीन चेंज, सो डू इट्स रूल्स। तो पहले ये होता था कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ है तो वो स्पॉन्सर कर देता था, फिर वो जाते थे और वो कुछ अर्से बाद वो सिटीजनशिप अप्लाई कर देते थे। अब बड़ी सख्तियाँ हो गई हैं। अब तो मुझे अच्छी तरह पता है कि जब मेरे पेरेंट्स का वादा मेरे भाई ने किया था तो मेरे फादर के नाम, मेरी अम्मा के, मेरी नानी के नाम और ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं और वो इतना डिटेल पेपर वर्क होता है कि बाद दफ़ा इंसान होप भी छोड़ दे। एग्जैक्टली। हाँ, तो अभी भी स्पॉन्सरशिप के मामलात हैं, उसमें आप अपने स्पाउस को, बच्चों को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और कुछ प्रोविंसेस कनाडा में ऐसे हैं जो अभी भी सिबलिंग्स को और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैनीटोबा में अगर आपका कोई अजीज रिश्तेदार ये इवन फ्रेंड है, मैनीटोबा इज़ अ प्रोविंस जो हमारे प्रोविंस से ओंटारियो से मुंसलिक है, बिल्कुल मिला हुआ है एडजेसेंट। तो वहाँ पर अगर आपका कोई अजीज रिश्तेदार है तो आपका इमिग्रेशन सहल हो जाता है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि कनाडा में जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं सब जगह उनका अलग क्राइटेरिया है। बिल्कुल। अच्छा? तो फेडरल गवर्नमेंट आपको वीज़ा देती है, फेडरल गवर्नमेंट मजाज है वीज़ा देने के लिए, लेकिन प्रोविंसेस जो हैं 10 प्रोविंस और 2 टेरिटरीज वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इमिग्रेशन के काम में। तो वो नॉमिनेट करते हैं अपनी लेबर मार्केट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से। वो कहते हैं हमें भी मौका दिया जाए कि हम नॉमिनेट करें, उस नॉमिनेशन के एवज फेडरल गवर्नमेंट उनका वीज़ा फैसिलिटेट करे। अदरवाइज फेडरल गवर्नमेंट के अपने भी प्रोग्राम्स हैं, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, फेडरल ट्रेड प्रोग्राम और कैनाडा एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। लेकिन प्रोविंशियल प्रोग्राम्स मौजूद हैं स्किल वर्कर्स के लिए, फैमिली स्पॉन्सरशिप के लिए, बिजनेस के लिए। तो ये तमाम प्रोविंसेस पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ में ये फैमिली वाले मामलात भी हैं। तो इस तरीके से काम। अच्छा, जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आता है, उसको ये सारे डिटेल प्रोविंसेस के नहीं पता, वो कहते हैं मैंने कनाडा जाना है, राइट। तो फिर आप प्रोविंस वाइज उसको बताते हैं ये, Yes. मतलब इस तरह उसको डिटेल समझाते हैं कि ये कहाँ इनके लिए इजी हो सकता है।
तो क्योंकि क्वेरीज तो बहुत बनती हैं, ये तो हर कोई नहीं बताता, ये तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपके साथ और बात बताना करके। चाहिए, इसलिए कि अगर आप क्लाइंट को सेम पेज पे नहीं लाएंगे तो इशू होगा बाद में। आप खाली, और क्लाइंट को भी नहीं चाहिए कि बिल्कुल आंखें बंद करके ब्लाइंडली फेथ करें। जी। तो रिसर्च ज़रूरी है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, हम चाहते ही हैं कि क्लाइंट का असेसमेंट पहले करें, और फ्री असेसमेंट होता है। आप अपना फॉर्म भरें असेसमेंट का, हम उनको बताते हैं कि आपका किस प्रोविंस में हो सकता है, किस जगह पे हो सकता है। बिल्कुल सही। तो वो मतलब उनके लिए इजी हो जाता है। हाँ, प्रोविंशियल प्रोग्राम्स में आपको मजीद एडिशनल बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा। और प्रोविंशियल प्रोग्राम कोई गारंटीड प्रोग्राम नहीं होते, ये सब इनविटेशन बेस्ड मॉडल है। आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं, फिर आप सवाल करते हैं कि मैंने आपको अपना प्रोफाइल दिया है, अब आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या मैं इस पोजीशन में हूँ कि आप मुझे कंसीडर करें। अगर उन्होंने कंसीडर किया तो आप मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वालिफिकेशन लेवल कितना होना चाहिए? अच्छा, ये इसलिए गाइड कर दें कि पता चले कि हमारे व्यूअर्स जो अंडर मैट्रिक हैं या उन्होंने इंटर भी नहीं किया, ये ग्रेजुएशन नहीं है, वो समझ रहे हैं कि बहुत ईजी हो गया अगर प्रॉब्लम, तो हो सकता है, या एक उन्होंने डिग्री रखी हुई है? तो उन्होंने ये रखा हुआ है कि एक अदद पूल बना रखा है जिसको एक्सप्रेस एंट्री पूल कहते हैं, जिसके अंदर तमाम कैंडिडेट्स अपना प्रोफाइल बनाते हैं। उस पूल में एंट्रेंस के लिए एक एंट्रेंस का मेयार है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कम से कम 1 साल का तजर्बा होना चाहिए, आपके पास लैंग्वेज स्किल्स कम से कम 6 बैंड्स होना चाहिए। एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ खाली, जैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, समझ गई, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो आप उसके अंदर अगर मीट कर रहे हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, आप एंटर हो गए। अब एंटर होने के बाद अब आपने मुख्तलिफ प्रोविंसेस को अप्रोच किया कि मेरा प्रोफाइल बना हुआ है, आप मेरे प्रोफाइल के बारे में क्या कहते हैं। कुछ प्रोविंस कहते हैं कि आप हमारे साथ रजिस्टर भी करें, और कुछ कहते हैं कि ठीक है, आपने वो मेन प्रोफाइल बनाया है, हम उसी से देख लेंगे। और फिर आप वेट करते हैं कि मुझे कोई इनवाइट करे, जब भी हम उसको कहते हैं इनविटेशन टू अप्लाई, ITA। अगर वो इनविटेशन आया तो आप मजीद आगे बढ़ के परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन डालते हैं। अदरवाइज अगर नहीं आया तो 1 साल में एक्सपायर हो जाता है। आप दोबारा बनाइए प्रोफाइल। अगर आपको कंपटीशन में रहना है। ये वो चीज़ें जो वाजे नहीं करते यहाँ पे एजेंट, वो कहते हैं हाँ, आपका हो गया, बस आप दे दें, आपका काम हो जाएगा, पैसे इतने हो जाएंगे। जब 1 साल गुजरता है तो क्योंकि उन्होंने तो रहना नहीं है मार्केट में 1 साल के बाद, उन्होंने कहा सबसे जमा करें। वो आते हैं तो ताला पड़ा होता है, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं, और या फिर कोई ना कोई कहानी उनको सुना दी जाती है। आपने बात की 1 साल की, तो कितना ड्यूरेशन लगता है एक नॉर्मल? तो 2 स्टेप्स इसमें हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि 1 साल ही लगता है या उससे नहीं, इसमें ये डिपेंड करता है। 2 स्टेप्स हैं। पहले तो आपने प्रोफाइल बना के कहा कि जी मेरा प्रोफाइल हाजिर है। जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो CV भेजते हैं, तो पता नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा इंटरव्यू कॉल। आपने भेजा CV या प्रोफाइल बनाया, इन अदर वर्ड्स, अब आप बैठे हुए हैं। अगर तो फ़ौरन आ गया तो आपको आगे प्रोसेस चलेगा, उस 6 महीने में आगे प्रोसेस हो जाएगा। फर्ज किया 6 महीने बाद आया तो 6 महीने का प्रोसेस मजीद से 1 साल हो गया। फर्ज किया कि 12 महीने बाद आया, 6 महीने और लगा, 18 महीना हो गया। डिपेंड करता है कि आपका इनविटेशन कब आया। और अगर इनविटेशन नहीं आया क्योंकि किसी प्रोविंस ने पसंद नहीं किया आपको, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं पूल के अंदर, ऐसा नहीं कि आप अकेले ही हैं, तो बहुत उनके पास चॉइसेस मौजूद हैं। अगर आपका उन्होंने ले लिया प्रोविंस ने तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं लिया तो आप बैठे हुए हैं। तो ये वो चीज़ है, होना है या नहीं होना है? होपलेस नहीं होना है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप जॉब देख रहे हैं, डॉन में आपकी जॉब आई है, जंग अखबार में आई है, और आप खाली उसको तके चले जा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे कि ये पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छा, अप्लाई कर सकते हैं ना? अप्लाई तो करना पड़ेगा। नहीं, अगर एक दफा नहीं आया, आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप करते आप रिपीटेडली अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद ना तोड़ें। उम्मीद ना तोड़ें। अगर आपका म्यार है, आप मिल रहे हैं, यानी आप क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, मैट्रिकुलेशन फॉर एग्जांपल, तो मुश्किल हो जाती है, एजुकेशन में पॉइंट्स कम है, तो यकीनन। और अगर उनके पास लेबर स्किल हो तो? लेबर स्किल हो तो फिर लोग वर्क परमिट पे जाते हैं। बिल्कुल, लोग वर्क परमिट पे जाते हैं, लेकिन उसमें भी बड़े फ्रॉड आते हैं। लेकिन वर्क परमिट के लिए जरूरी है कि वहाँ से बिल्कुल, आपका रिसर्च बिल्कुल ठीक। इसलिए मेरे फादर वो सारा पता है मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब वहाँ से वर्क परमिट आना चाहिए ना, यहाँ से वो नहीं जा सकता। 2 स्टेजेस में होता है। एम्प्लॉयर पहले जॉब ऑफर को ओपिनियनेट कराता है, उसको अप्रूव कराता है, फिर उसके बाद एप्लीकेंट यहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई करता है। लोग हमें अप्रोच करते हैं डायरेक्ट वर्क परमिट। पहले आप जॉब तो लीजिए, और जॉब के लिए एम्प्लॉयर ने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा आमिर साहब, ये बता दें, आपने मुख्तलिफ प्रोविंसेस की बात की और आपने बताया कि हर प्रोविंस का अपना एक क्राइटेरिया है, तो उनकी फ़ीस भी डिफरेंट होती है? मतलब कोई प्रोविंस में भी बहुत चीप हो और कोई प्रोविंस में भी बहुत एक्सपेंसिव हो? हाँ, तो इनिशियली तो कोई फ़ीस नहीं होती जब आप प्रोफाइल बनाते हैं, लेकिन अगर आपको उन्होंने सेलेक्ट किया और आगे बढ़ने का कहा, इन्विटेशन दिया, तो उस वक्त कुछ प्रोविंसेस में फ़ीस होती है, कुछ में नहीं होती। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट भी आपको फ़ीस लेती है वीज़ा इशुएंस के लिए, और वो उस वक्त होती है जबकि वीज़ा इशुएंस होने वाला होता है या प्रोसेसिंग में आगे बढ़ते हैं आप। अदरवाइज इनिशियली देयर इज़ नो फी इन्वॉल्व। आप फ्री बनाते हैं प्रोफाइल, प्रोविंसेस के साथ भी और फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी।
ओके, थैंक यू सो मच। आमिर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद बहुत सारी इमिग्रेशन के स्टेप्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेजेस हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है आमिर साहब के लिए, और वो बात, वो अवेयरनेस, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा अगले प्रोग्राम का इंतज़ार। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जानने वालों पर ये लिंक्स ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। अल्लाह हाफ़िज़।